हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जंतु ऊतक के बारे में। तो जंतु ऊतक क्या होता है? एनिमल टिश्यू। इसकी परिभाषा है रचना और कार्यकी में समान कोशिकाएं निश्चित स्थानों पर सुसंगठित समूहों अर्थात पिंडों या स्तरों में सुव्यवस्थित रहती हैं। मतलब एनाटॉमिकली भी सेम होती हैं और उनका फंक्शन भी लगभग सेम होता है। ऐसी कोशिकाओं को हम जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू कहते हैं। टिश्यू टिश्यू लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू वीव, मतलब सिलना। इनके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं, जो सूक्ष्म शारीरिकी की एक उप शाखा है। अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में औतिकी की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपीगी ने 1628 से 1994 के बीच में की थी। हिस्टोलॉजी का नाम मेयर ने 1819 में दिया और टिश्यू शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक बाइकाट ने सन 1771 से 1802 के बीच में किया था। टिश्यू मतलब हम लोग समझ गए कि टिश्यू का मतलब होता है जिनका रचना भी एक समान हो और वो जो लगभग एक ही प्रकार से शरीर में फंक्शन करते हों, तो ऐसे ऊतकों को हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू के बीच में दो प्रकार के जो टिश्यू हैं उनके बीच में जो है इंटरसेलुलर सब्सटेंस होते हैं दो कोशिकाओं के बीच में। उन्हें हम आंतरकोशिकीय पदार्थ कहते हैं। आंतरकोशिकीय पदार्थ जो है इस समय वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया जा रहा है, तो उनके द्वारा जो है बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जा रहा है इस समय। तो सारी कोशिकाएं इंटरसेलुलर सब्सटेंस द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। अब टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, ऊतकों के भेद। तो भ्रूणीय परिवर्धन, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है तो उसमें 3 स्तर बनते हैं। पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। इन्हीं 3 स्तरों से ऊतक के मुख्य 4 स्तर बनते हैं, 4 श्रेणियां बनती हैं। पहला होता है उपकलीय ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तीसरा होता है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। चौथा होता है तंत्रिकीय ऊतक, नर्वस टिश्यू। अब इसमें से पहला उपकलीय ऊतक। तो उपकलीय ऊतक अर्थात एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कवरिंग एपिथेलिया, दूसरा है ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्रंथिल ऊतक। तो पहला है उसको फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कवरिंग एपिथेलिया 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल एपिथेलिया। सिंपल एपिथेलिया को पुनः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वेमस जो है ये कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर थोरैक्स, एब्डोमिनल कैविटी, पेरिकार्डियम, प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियम, ब्रोंकियोल्स और बोमेन्स कैप्सूल, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, है ना, रीटी टेस्टिस, इन सारी जगहों पे सिंपल स्क्वेमस पाया जाता है। और सिंपल क्यूबॉइडल लूप ऑफ हेनले, सिलियरी बॉडी ऑफ आइज, ब्रोंकियोल्स, थायराइड ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लीवर और गोनेड्स, इन जगहों पे पाया जाता है। नंबर तीसरा है सिंपल कॉलमनर।
ये आमाशय, आंत, पित्ताशय, पित्तवाहिनी के दीवार के भीतरी स्तरों में पाए जाते हैं। नंबर 4 है सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। तरल पदार्थों के एक ही दिशा में बहाव का संचालन करते हैं। जहाँ पे शरीर में फ्लूइड बहना होता है तो वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे स्मॉल ब्रोंकी, ओविडक्ट्स और यूरेटर्स, न्यूरोसिल्स, फेलोपियन ट्यूब्स, टिम्पैनिक कैविटी। इन जगहों पे सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। नंबर 2 है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। ये ज़्यादातर ट्रैकिया, लार्ज ब्रोंकी, नेजल कैविटीज़, फेरिंग्स, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, मेल यूरेथ्रा, इन जगहों पे पाया जाता है। नंबर 3 है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया हवा में उभरी हुई सारी जो शरीर की जो त्वचा है वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया भी 3 प्रकार का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया होता है। नंबर 1 है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। ये चूँकि जगह कम पड़ रहा था और इधर पेज छूटा हुआ था तो मैंने इधर कवर कर दिया है। तो पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है केराटिनाइज्ड और दूसरा होता है नॉन केराटिनाइज्ड। तो केराटिनाइज्ड जो वायु में उभरी हुई त्वचा होती है वो केराटिनाइज्ड होती है और नॉन केराटिनाइज्ड कहाँ होती है? कॉर्निया, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, वेजाइना, इन सब सारी जगहों पे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया पाया जाता है। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया का ही सेकेंड पार्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये नेत्रों की श्लेष्मा और स्वीट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा, एनल कैनाल, इन जगहों पे पाया जाता है। नंबर 3 है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। कंठ और ग्रसनी के कुछ भाग तथा कुछ बड़ी ग्रंथियों जैसे पैरोटिड तथा स्तन ग्रंथियों की वाहिनियों आदि की गुहा, इन जगहों पे पाया जाता है। अब नंबर 4 है किस चीज़ का? चौथा उपकलीय ऊतक का कवरिंग एपिथेलिया का सिंपल एपिथेलिया होगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया हो गया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया हो गया। नंबर 4 हो गया स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया। स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया में पहला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अंतर्वर्ती उपकला। यह फैलाव या प्रसार सहने के लिए उपयोजित होती है, पतली, लचीली और जल के लिए अपारगम्य होती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर यहाँ पे पाया जाता है। नंबर 2 है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला, अंतःकरणों की उपकला, स्वाद कलिकाएँ तथा आँखों के दृष्टिपटल रेटिना, इनके स्वतंत्र छोर संवेदना को ग्रहण करने के लिए बने होते हैं। इन जगहों पर न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम पाया जाता है। नंबर 3 है पिगमेंट एपिथेलियम, रंगा उपकला। आँखों के दृष्टिपटल में आधार स्तर पर एक ऐसी उपकला होती है जिसकी कोशिकाओं में रंगा कण होते हैं, अतः इसे रंगा उपकला कहते हैं। ये हो गया हमारा जो टिश्यू का जो एपिथेलियल टिश्यू पहला भाग है उसका कवरिंग एपिथेलिया, ये हमारा कवर हो गया। अब दूसरा है उपकलीय ऊतक, यानी एपिथेलियल टिश्यू का ही ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं। ग्लैंड्स क्या होता है? शरीर में रस को इकट्ठा करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें शरीर में छोड़ देता है। उन्हें वाहिनी युक्त प्रणाल या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, प्रणाल ग्रंथियाँ बोलते हैं, क्योंकि उसमें नली की आकार की संरचना होती है, तो उसी के जरिए रस जो है
जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचता है। इनको 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है रचनात्मक जटिलता के आधार पर, मतलब उनका बनावट कैसी है उसके आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो रचनात्मक जटिलता के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, सिंपल और क्यूबॉइडल ग्लैंड्स, सामान्य एवं संयुक्त ग्रंथियाँ। सिंपल एक अशाखित वाहिनी होती है, मतलब उसमें एक ही अशाखित वाहिनी होती है। आंतरीय ग्रंथियाँ एवं श्वेत ग्रंथियाँ, जैसे उसका उदाहरण है आंतरीय ग्रंथियाँ और श्वेत ग्रंथियाँ। कंपाउंड ग्लैंड्स शाखान्वित होकर स्रावी पदार्थ एकत्रित करती है, जैसे यकृत, अग्न्याशय और लार ग्रंथियाँ। दूसरा हो गया स्रावी इकाइयों की आकृति के आधार पर, उनकी आकृति कैसी है इसके आधार पर भी उसका डिवीजन 3 प्रकार का होता है। पहला है कूपकीय एल्वियोलर, दूसरा होता है कोष्ठकीय अर्थात एसाइनस, तीसरा होता है नालवत अर्थात ट्यूबुलर। तो सामान्य कूपकीय ग्रंथियाँ तो ये तीनों जो है मिल करके इतने प्रकार बनाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की बनाती हैं ये तीनों मिल करके। कौन कौन सी? सामान्य कूपकीय सिंपल एल्वियोलर जैसे सीबेशियस ग्लैंड्स। दूसरा है संयुक्त कूपकीय अर्थात कंपाउंड एल्वियोलर, ये हो गई अधिकांश तैल ग्रंथियाँ तथा लार ग्रंथियाँ। तीसरा हो गया सामान्य कोष्ठकीय सिंपल एसाइनर, मेढक की त्वक ग्रंथियाँ। नंबर चौथा है संयुक्त कोष्ठकीय कंपाउंड एसिनर, यकृत तथा जठर की ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नंबर 5 है सामान्य नालवत सिंपल ट्यूबुलर, इंटेस्टाइनल एंड स्वीट ग्लैंड्स होती हैं इनके उदाहरण। संयुक्त नालवत अर्थात कंपाउंड ट्यूबुलर, वृक्क एवं जठर की ग्रंथियाँ। उसके बाद संयुक्त नालवत कूपकीय, मतलब तीनों मिल जाता है इसमें, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर अर्थात पैंक्रियाज, मेमरी ग्लैंड्स और बार्थोलिन एंड काउपर ग्लैंड्स, इनके उदाहरण हैं। और नंबर तीसरा है श्रावण की विधि के आधार पर उनका विभाजन किया गया है, जैसे एपोक्राइन, एपीक्राइन और मीरोक्राइन और होलोक्राइन। एपोक्राइन कौन सी होती हैं? स्तनियों की स्तन ग्रंथियां तथा कुछ श्वेत ग्रंथियां एपोक्राइन का उदाहरण है। एपोक्राइन मतलब होता है ऊपरी जो सतह होती है वहाँ से श्रावण होता है। एपीक्राइन अर्थात और मीरोक्राइन चषक कोशिकाएं, लार एवं आंतरिक ग्रंथियां एवं अधिकांश श्वेत ग्रंथियां। शरीर की अधिकांश ग्रंथियां मीरोक्राइन होती हैं। और नंबर तीसरा है होलोक्राइन स्तनियों की तेल ग्रंथियां जो होती हैं वो होलोक्राइन होती हैं। नंबर चौथा है स्रावी पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, किस प्रकार की श्रावण होता है, किस प्रकार का उसमें निकलता है, जो स्राव होता है किस प्रकार का निकलता है, उसके आधार पर जो है ये वर्गीकरण केवल मीरोक्राइन ग्लैंड्स पर लागू होता है। प्रकृति के आधार पर केवल मीरोक्राइन ग्लैंड्स पर लागू होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, सीरस, स्वेद आंतरीय और पैरोटिड ग्लैंड्स। ये सीरस ग्लैंड्स होती हैं, ये होती हैं स्वेद आंतरीय और पैरोटिड ग्लैंड्स। नंबर दूसरा है म्यूकस, जिनमें से म्यूकस निकलता है, गॉबलेट सेल्स तथा कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और नंबर तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड्स, इसमें सीरस और म्यूकस दोनों प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू पूरा कवर हो गया। अब एपिथेलियल टिश्यू के बाद नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजी ऊतक। तो कनेक्टिव टिश्यू इसे मीजेनकाइमा भी कहते हैं।
इसका एजिंग इफेक्ट से घनिष्ठ संबंध होता है। एजिंग इफेक्ट आयुकरण प्रभाव, मतलब मनुष्य जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसके कनेक्टिव टिश्यू क्षीण होती जाती हैं, तो इसलिए इसका एजिंग इफेक्ट से गहरा संबंध है। संयोजी ऊतक की 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वास्तविक संयोजी ऊतक, नंबर दूसरा है स्केलेटल टिश्यू कंकालीय ऊतक, और नंबर तीसरा है वैस्कुलर सिस्टम या संवहनीय ऊतक। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यानी वास्तविक संयोजी ऊतक, ये कितने प्रकार की होती हैं? सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। सामान्य ढीला संयोजी ऊतक या अंतरालीय संयोजी ऊतक भी बोलते हैं सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ को। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है फाइब्रस और एक होता है टिश्यूज़। एक जो उसमें जो फाइबर्स होते हैं उनको अलग रखा गया है, और जो उनमें टिश्यूज़ होते हैं उनको अलग रखा गया। तो फाइबर्स कौन कौन से हो गए? फाइबर्स 3 प्रकार के होते हैं। वाइट कोलेजिनस फाइबर्स, दूसरा हो गया रेटिकुलर फाइबर्स, नंबर तीसरा हो गया येलो इलास्टिक फाइबर्स। और टिश्यूज उसमें कौन कौन से होते हैं? फाइब्रोसिस्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट्स, नंबर दूसरा हो गया माइक्रोफेजेस और हिस्टोसाइट्स और क्लास्मेटोसाइट्स, नंबर तीसरा हो गया मास्ट सेल्स, नंबर चौथा हो गया लिम्फोसाइट्स, नंबर 5वां प्लाज्मा सेल्स, नंबर 6वां फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स और एडिपोज सेल्स। ये हो गया सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू का वर्गीकरण। नंबर दूसरा है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज इधर है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये वाइट और कोलेजिनस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज 2 प्रकार के होते हैं, वाइट और कोलेजिनस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। नंबर दूसरा है येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज, और नंबर तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज तो ये होती हैं 4 प्रकार की। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यूज, नंबर दूसरा है एडिपोज और फैटी कनेक्टिव टिश्यूज, नंबर तीसरा है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज, नंबर चौथा है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज। ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यूज का पहला पार्ट। दूसरा हो गया स्केलेटल टिश्यूज। स्केलेटल टिश्यूज जो हमारे शरीर में अस्थियों का निर्माण करती हैं उन्हें स्केलेटल टिश्यूज कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 है कार्टिलेज, नंबर दूसरा है बोन्स। तो कार्टिलेज जो है 4 प्रकार की होती हैं, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, नंबर दूसरा हाइलाइन कार्टिलेज, नंबर तीसरा है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, नंबर चौथा है इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। अब बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ की। तो वैस्कुलर टिश्यू जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का ही एक प्रकार है वैस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो गया, स्केलेटल टिश्यूज हो गया, और अब बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहनीय ऊतक की। तो वैस्कुलर टिश्यूज में क्या आता है? ब्लड। वैस्कुलर टिश्यूज में केवल ब्लड आता है। तो ब्लड जो है 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होता है ब्लड कॉर्पस और हिमेटोक्रिट, जिन ब्लड कॉर्पस जो ब्लड कणिकाएँ होती हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स, और दूसरा हो गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का कोई वर्गीकरण आगे नहीं है। ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, दूसरा हो गया वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और तीसरा हो गया ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हो गया, उसके बाद वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को दोबारा 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल नहीं होते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स वापस 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स, नंबर दूसरा है बेसोफिल्स, नंबर तीसरा है हेट्रोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स।
उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज 3 भागों में डिवाइड किया गया है। रेखित पेशियां जिनको स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं। नंबर दूसरा है अरेखित या अनैच्छिक पेशियां जिनको अनस्ट्रिप्ड, स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। नंबर तीसरा हो गया हृत पेशियां जिनको कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज हो गया। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यूज की। तो नर्वस टिश्यू 2 प्रकार की होती हैं रचनानुसार। तंत्रिबंध, पहला है तंत्रिबंध अर्थात न्यूरोग्लिया सेल्स, और दूसरा होता है नर्व सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स और नर्व सेल्स। तो न्यूरोग्लिया सेल्स जो है एक वो होती हैं जो सीएनएस में पाई जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दूसरा होता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस में पाई जाती हैं। तो सीएनएस में कौन कौन सी पाई जाती हैं? एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमल सेल्स। और जो पीएनएस में पाई जाती हैं वो हो गई सैटेलाइट सेल्स और न्यूरोलेमोसाइट्स और स्वान सेल्स। ये हो गई 2 प्रकार की जो पाई जाती हैं। और इसके बाद हो गया नर्व सेल्स। नर्व सेल्स 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार का वर्गीकरण हुआ है। अध्रुवीय यानी अनपोलराइज्ड और नॉन पोलर सेल्स। नंबर दूसरा है एक ध्रुवीय। नंबर तीसरा है द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर। नंबर चौथा है मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय सेल्स। कार्यों के अनुसार न्यूरॉन्स का वर्गीकरण। कार्यों के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी को हम संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं बोलते हैं जो सेंस को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। नंबर दूसरा हो गया चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स जो हमारे मस्तिष्क से सारी सूचनाएं सारे अंगों तक पहुंचाती हैं, उनको हम चालक बोलते हैं। नंबर तीसरा हो गया मध्यस्थ या संयोजक तंत्रिका कोशिकाएं, जो इंटरनंशियल और एडजस्टर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स, ये कोशिकाएं ज़्यादातर मस्तिष्क में पाई जाती हैं। उसके बाद आ गया जनन ऊतक यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को हम युग्मक कोशिकाएं, गैमेट्स भी बोलते हैं। 2 प्रकार की होती हैं, नर युग्मक कोशिकाएं अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक कोशिकाएं अर्थात अंडाणु। इस प्रकार ये शरीर के सभी जो कोशिकाएं हैं उनका वर्गीकरण करके मैंने आपको बताया है। इसमें शरीर के सारे अंगों के सभी कोशिकाओं का समावेश हो जाता है। धन्यवाद।